नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? अंदर आते हुए पवन ने अपनी माँ शशिकला जी को आवाज़ लगाई। शशिकला जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ कहो बेटा, क्या बात है? माँ, मैं सोच रहा हूँ कल हमारे यहाँ से हरिद्वार के लिए बस जा रही है। मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का, तो क्यों ना हम भी चले? अरे बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम भी बहू को साथ लेकर चले जाओ, शशिकला जी ने कहा। तो पवन नाराज़गी जताते हुए बोला, नहीं माँ, मैं तो तभी जाऊँगा जब तुम भी हमारे साथ चलोगी। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओ, अभी वहाँ बहुत भीड़ होगी और मुझे कहाँ इतना घूमना फिरना अच्छा लगता है। अब पवन कुछ कहता है उससे पहले ही उसकी पत्नी हंसते हुए रसोई से बाहर आई और बोली, माँ जी, आपको तो पता है कि आपका बेटा कितना जिद्दी है। अभी इस बार तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तभी पवन भी उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ, बस 2 दिन की ही बात है, चलिए ना, साथ में अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आपके बिना वह सफ़र अधूरा लगेगा। यह सुनकर शशिकला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं चलूँगी। वैसे भी तुम दोनों की जीत के आगे मेरी कब चली है कि आज चलेगी? तो पवन ने झट से माँ का हाथ थाम लिया और बोला, तो फिर तय रहा, इस बार हम तीनों साथ चलेंगे और आपके साथ गंगा में डुबकी भी लगाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह गली जहाँ रोज़मर्रा की हलचल होती थी आज थोड़ी अलग लग रही थी। गली के मोड़ पर जैसे ही बस आकर रुकी तो पवन ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ, आप साथ हैं इसीलिए सफ़र और भी खास लग रहा है। शशिकला जी हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद बस चली। हर किसी के चेहरे पर एक सुकून था। बस के हल्के हिलोर शशिकला जी को जैसे किसी पुराने समय की ओर ले जा रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे झुक गई और वह खो गई। वह अपने अतीत में 4 साल पहले हरिद्वार की यात्रा उन्होंने अपने पति किशन जी के साथ की थी। गंगा का वह पवन प्रवाह, मंदिर की घंटियों की गूंज और गंगा घाट का गूंजते हर हर गंगे की स्वर, सब कुछ जैसे आत्मा को छू जाता था। वह दृश्य, वह हवा शशिकला जी के मन में आज भी वैसे ही ताज़ा थी जैसे ये बात कल ही बीती हो। कैसे उस शाम उन्होंने पतिदेव का हाथ थामते हुए कहा था, सुनिए जी, हरिद्वार जाकर दिल को कितना सुकून मिलता है। तभी किशन जी मुस्कुराते हुए उनकी पत्नी की तरफ देखते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, हरिद्वार तो बहाना है शशिकला, असली सुकून तो तुम्हारे साथ चलने में है। उस पल की मिठास आज भी शशिकला जी के दिल में वैसे ही बनी हुई थी। तभी एक झटके से गाड़ी के ब्रेक लगे और शशिकला जी की आंखें टूटी। सामने बोर्ड पर लिखा था, हरिद्वार 5 किलोमीटर। शशिकला जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज बहुत दिनों बाद इस पावन धरती पर लौटे हैं। इस बार साथ में मेरे बच्चे हैं और किशन जी की यादें भी। गाड़ी की खिड़की से आती हवा जैसे आशीर्वाद बह रहा था, जैसे गंगा माँ खुद उन्हें पुकार रही हो। शशिकला जी की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पता है बेटा, जब तेरे पिताजी थे ना, तब हम एक बार आए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं। आज भी मन में वही श्रद्धा, वही शांति महसूस हो रही है। तो पवन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, याद है मुझे। उस वक्त आपकी टिकट मैंने ही करवाई थी, तो इस बार वह श्रद्धा आपके बेटे और बहू के साथ पूरी होगी। माँ जी, सेजल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो शशिकला जी की आंखें भर आई। हरिद्वार, हर की पौड़ी का पवन दृश्य, सावन का महीना, गंगा स्नान का उत्सव, सवेरे की धूप में गंगा की लहरें जैसे सोने सी चमक रही थी। तभी सेजल ने आंचल संभालते हुए शशिकला जी के पाँव गंगा जल से धोए और धीरे से बोली, माँ जी, आपको पता है, मेरे मन में कितने सालों से था कि आपके साथ एक बार गंगा स्नान करूं। आज वह सपना पूरा हो गया। और शशिकला जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। घर में भगवान सबको ऐसी बहू दे। पवन वही पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। माँ, आज तो आपके लिए खास दिन है। आप कहती थी ना, जब बेटे बहू के साथ हो गंगा जी में स्नान करूँगी।
तो जीवन सफल हो जाएगा। वह दिन आज आ गया है। तीनों ने साथ में गंगाजल उठाकर सूरज को अर्घ दिया। शशिकला जी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों पर बना रहे, इस पर कभी कोई दुख ना आए। थोड़ी देर में सेजल ने घाट की सीढ़ियों के पास बैठकर शशिकला जी से कहा, माँ जी, अब आप थोड़ा पीछे बैठिए, यहाँ पानी तेज़ है, मैं दीपमाला की थाली बहाकर आती हूँ। तभी पवन ने भी माँ के कंधे सहलाते हुए कहा, आप थक तो नहीं गई है ना माँ? शशिकला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस देख रही हूँ, इतनी भीड़ फिर भी मन में कितना सुकून है, और तुम्हारा और बहू का यह प्यार है, जिससे बड़ी दौलत का क्या चाहिए मुझे। धीरे धीरे श्रद्धालुओं के भीड़ बढ़ती जा रही थी। लाउड स्पीकर से उद्देशना हो रही थी, कृपया बच्चे और बुजुर्ग सावधानी से स्नान करें, गंगा जल का प्रवाह तेज है, देखिए माँ जी, ध्यान से कहीं डूब मत जाना, सेजल ने चिंतित होकर कहा। तो शशिकला जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं कि गंगा मैया की डुबकी ना लगा सकूं। तभी पवन माँ के ठीक बगल में खड़ा हुआ और बोला, माँ, अब मैं आपको डुबकी लगवाता हूँ। वैसे भी जो बेटे के हाथों गंगा स्नान हो तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आप मेरा हाथ पकड़े रहना। शशिकला जी मुस्कुराई, बेटा, जब तू साथ है तो डर किस बात का। उन्होंने पवन का हाथ थामा और पानी में थोड़े आगे उतरी। तभी अगली ही डुबकी में पवन ने उनका हाथ छोड़ दिया और उन्हें धोखा दे दिया। अचानक एक लहर और भीड़ की हलचल के बीच एक तेज चीख घाट पर गूंज उठी। अरे माँ जी, सेजल जोर से चिल्लाई तो सभी ने पीछे मुड़कर देखा। पवन घबराया हुआ खड़ा था, लेकिन इस पल किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ लहरें थी। शशिकला जी की साड़ी का किनारा पानी में तैरता हुआ और गंगा जी की धारा उन्हें अपने गोद में लेकर आगे बहा ले गई। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सभी यही कह रहे थे, भीड़ भी तो कम नहीं है, शायद उनका पैर फिसल गया होगा। बेहद अफसोस की बात है, वह बुजुर्ग महिला डुबकी लगाते वक्त बह गई। घाट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सेजल रोती हुई चिल्ला रही थी, माँ जी, कहाँ है आप? कोई तो बताइए, मेरी सास को गंगा जी में बह गई और रोती रोती बेशुद्ध हो गई। पवन जो पत्थर की तरह जम गया था। लोग दौड़े, गोताखोर पानी में उतरे, लेकिन शशिकला जी कहीं नहीं दिखाई दी। दोपहर के चिलचिलाती धूप में भी घाट पर एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। माहौल भारी था। थोड़ी देर पहले जहाँ शशिकला जी अपने बेटे और बहू के संग श्रद्धा से स्नान कर रही थी, वही अब उसे घाट पर खामोशी पसरी थी। सेजल और पवन थाने पहुँचे। सेजल की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, लेकिन पवन एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। नाम बताइए उनका, दरोगा ने कलम उठाते हुए पूछा। तो सेजल ने तपती आवाज़ में कहा, शशिकला देवी, उम्र 60 साल, मेरे पति की माँ, स्थान हर की पौड़ी, हरिद्वार। गंगा स्नान के दौरान शशिकला देवी पानी के तेज बहाव में लापता हो गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही दरोगा ने 2 सिपाही और 2 गोताखोरों को भेजा। घाट का कोना कोना टटोला जाने लगा। गंगा की धार आज कुछ ज़्यादा ही तेज थी। हर बार ड्यूटी लगाकर बाहर आते गोताखोरों के चेहरे पर सिर्फ एक शब्द होता, नहीं मिला। सेजल वही घाट के किनारे बैठ गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। माँ जी, आप कहाँ चली गई? आप तो कहती थी हम सब साथ रहेंगे, आप ऐसे कैसे चली गई? वह बार बार ही बोल रही थी। वही कुछ दूर पर पवन खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। आंखें लगातार गंगा की लहरों को भूल रही थी, जैसे हर लहर के साथ उसे अपनी माँ की परछाई देख रही है। वह ना रो रहा था, ना कुछ बोल रहा था। अंदर ही अंदर जैसे कुछ पिघल रहा था। पास खड़े एक वृद्ध श्रद्धालु ने देखा और धीरे से कहा, गंगा माँ जिसे बुलाती है उसे कोई रोक नहीं सकता। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन शशिकला जी का कोई सुराग नहीं मिला। तो पवन ने कहा, सेजल, कितने दिन और यहाँ बैठे रहेंगे? चलो घर चलते हैं। माँ का कोई ऐसा पता नहीं है, जब पता चलेगा तो पुलिस वाले हमें खबर कर देंगे। यह सुनकर सेजल हैरान से पवन की तरफ देखते हुई गुस्से से बोली, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो पवन? माँ के बिना तुम घर जाने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? मैं माँ जी के बिना घर लौटने की कल्पना भी नहीं कर सकती।
तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो। तुमने ही माजी का हाथ कसकर नहीं पकड़ा होगा। तुम्हारी लापरवाही के कारण ही आज माजी हमारे बीच नहीं है। ऐसा बोलकर सेजल फूट फूट कर रोने लगी। तो पवन ने कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो सेजल? मेरी माँ थी, वो उसके बह जाने का तुमसे ज़्यादा दुख मुझे है। सेजल कुछ नहीं बोली, बस रोती जा रही थी। 5 दिन और ऐसे ही निकल गए तो पुलिस वालों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। पीछे की सीट पर सेजल खिड़की से सर बाहर की ओर देख रही थी, लेकिन आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन कहीं अटका हुआ था, शायद पिछले लम्हों में। सुनो बहू, शशिकला जी ने एक दिन सेजल से कहा था, जब मेरा अंत समय आएगा तो मेरी अस्थियाँ गंगा जी में ही विसर्जित करना। और हाँ, गुलाबी साड़ी में वह मेरी सबसे प्यारी साड़ी है। माँ जी ऐसी बातें मत कीजिए, सेजल ने नाराज होते हुए कहा था। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। पवन बिल्कुल चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें गंगा जी की ओर खोई सी थी। जैसे ही गाड़ी उनके घर आकर रुकी तो पड़ोसी और रिश्तेदारी इकट्ठे होने लगे। खबर पहले ही फैल चुकी थी। हर कोई निशब्द था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि शशिकला जी मुस्कुराते हुए कुछ दिन पहले ही सबसे मिली थी। आज उनकी सिर्फ यादें ही लौट कर आई थी। घर के आंगन में चहल पहल थी, लेकिन वह रौनक नहीं, एक सन्नाटा था जो हर चेहरे से टपक रहा था। अरे उस दिन तो मेरे सामने ही निकली थी, एक बूढ़ी पड़ोसन ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। ऐसे बेटे बहू सबको मिले, कितने खुश थी शशिकला जी। तभी पास खड़ी एक महिला बोली, शशिकला को तो बस सब कहते थे कि तू बड़ी भाग्यशाली है जो ऐसे बेटे और बहू मिले हैं। अपने साथ हरिद्वार गंगा स्नान को ले जा रहे हैं, लेकिन किसको पता था कि गंगा मैया उसको अपने में ही समा लेगी। भीतर कमरे में एक कोने में बैठी सेजल सब सुन रही थी। उसका दिल फटा जा रहा था, लेकिन आंसू तो अब जैसे सूख ही चुके थे। बस आंखें थी जिनमें एक गहराई थी, जिनमें हर शब्द डूबता जा रहा था। पवन की बुआ जो सालों से गांव में थी, अंदर आते ही चीख पड़ी, अरे वो शशिकला, तू तो कहती थी कि अभी बहुत कुछ देखना है। तेरा पोता आएगा, उसकी शादी होगी और तुम सबसे पहले अपने पोते बहू की आरती उतारेगी। यह क्या किया तूने बहन, कि उन्होंने जो प्रेम, साध्वी और त्याग हमें सिखाया वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब घर का हर कोना जैसे उनकी यादों से भरा हुआ था। सभी चले गए। घर में फिर सन्नाटा पसर गया। सेजल दीवार पर टंगी शशिकला जी की तस्वीर को देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। पवन ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी भर आई थी। माँ, आपने इतने जल्दी हमें क्यों अकेला छोड़ दिया? सेजल की चीखें गूंज रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब एक घटना को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब भी घर में सन्नाटा था। सेजल किसी से कोई बात नहीं करती। तभी एक दिन अस्पताल में बिस्तर पर शशिकला जी की आंखें खुली तो दरवाजे की ओर देखने लगी, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तभी कमरे में एक नौजवान दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में अपनापन था, और बिस्तर के पास जाकर धीरे से बोला, माँ जी घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं, सब ठीक हो जाएगा। शशिकला जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी सवाल थे। तुम कौन हो बेटा? माँ जी, मेरा नाम अजय है। आप मुझे करीब 14-15 दिन पहले हरिद्वार में गंगा घाट के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। मैं आपको अपने साथ दिल्ली ले आया। तभी अचानक शशिकला जी का चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी पुरानी परत की कोई याद छू गई हो। हरिद्वार की कुछ धुंधली तस्वीरें उनके जहन में उभरने लगी। उन्होंने अजय की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे अपने घर जाना है बेटा। तो अजय ने हैरानी से कहा, लेकिन माँ जी, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं, 2-3 दिन में चलेंगे। शशिकला जी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, बहुत आराम कर लिया, अब वक्त आ गया है कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाने का। अजय स्तब्ध खड़ा था। शशिकला जी की आंखों में अब सिर्फ एक जुनून था। अजय ने शशिकला जी का हाथ थामते हुए नरम लहजे में कहा, ठीक है माँ जी, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर ले चलूँगा। वैसे अगर आपके घर का नंबर याद है तो बता दीजिए। मैं आपके बेटे बहू को सूचना दे देता हूँ कि अभी आप सुरक्षित हैं।
यह सुनते ही शशिकला जी की आंखों में हलचल सी दौड़ गई। उनका चेहरा अचानक से सख्त हो गया। उन्होंने अजय की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। लेकिन क्यों माँ जी? अजय ने चौंक कर पूछा तो शशिकला जी का गला भर आया। आंखें नम हो गई पर चेहरा एकदम शांत, क्योंकि जो दुख मेरे बेटे ने मुझे दिए हैं उसके निशान अभी बाकी है। अजय कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उनके सामने अब एक टूटी हुई औरत नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जो अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक तूफान करवट ले रहा था। अगले दिन सुबह शशिकला जी की बहू सेजल किचन में चाय बना रही थी। चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर तनाव की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी पवन कमरे में आया। नाश्ता नहीं बना अभी तक? उसने तेज आवाज में कहा तो सेजल ने बिना कुछ कहे चाय उसके सामने लाकर रख दी और धीमे से बोली, पवन, तुम्हें माँ जी की याद नहीं आती? तुम तो उनका कभी जिक्र भी नहीं करते। पवन एक पल को रुका, फिर बोला, सेजल, मरने वालों की याद में क्या रखा है, जिंदा लोगों की फिक्र करो। सेजल की आंखें भर आई। माँ जी अभी मरी नहीं है पवन, उन्होंने तुम्हें कितना चाहा था, फिर भी तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? पवन ने बात करते हुए अखबार उठाया और बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे भी उस दिन गंगा जी में जो हुआ वह किस्मत थी। सेजल अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह चौंक गई। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? मन में सोचते हुए सेजल ने ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी सास को खड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गले से बस एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली, माँ जी। शशिकला जी चुपचाप खड़ी थी। उनकी नज़रें सीधे सेजल की आंखों में टिकी थी, जैसे 15 दिनों का सारा दर्द वही ठहरे हो। तभी अंदर से तेज आवाज़ आई, क्या हुआ? कौन है, बताएगी या फिर वही सांप सूंघ गया? पवन कमरे से बाहर निकलते हुए बोला और दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी माँ पर गई, उसके चेहरे की सूरत ही बदल गई। आंखें फैल गई, ओठ सूखने लगे। माँ, आप जिंदा हैं? यह कहते हुए पवन की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा और अपनी माँ के पैर छूने ही वाला था, लेकिन शशिकला जी ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए तो पवन झकपका गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में पश्चाताप की नमी थी, लेकिन शशिकला जी की आंखें पत्थर की तरह कठोर हो चुकी थी। यह देख सेजल भी चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अभी पवन कुछ कहने ही वाला था कि अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। शशिकला जी का हाथ थरभरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ज्वाला थी, एक माँ के टूटे हुए भरोसे की। आज यह देखकर सेजल हाकी बक्की रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह अपनी सास को इस सामने देखेगी और फिर यह सब होगा। जिस बेटे ने अपनी ही माँ का हाथ गंगा की लहरों में इसीलिए छोड़ा था ताकि वह लौटकर कभी ना आ सके, उसके लिए यह तमाचा बहुत कम है। शशिकला जी ने कहा तो पवन की आंखें भर आई, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी सेजल कांपती आवाज़ में बोली, ये क्या कह रही है माँ जी आप? ऐसा कैसे हो सकता है? पवन ऐसा क्यों करेगा आपके साथ? तो शशिकला जी ने गहरी सांस ली और खुर्ची पर बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, सेजल, मुझे मालूम है कि तू निर्दोष है। तूने मुझे हमेशा माँ की तरह समझा, मुझे अपना समझा, लेकिन जो जहर पवन के मन में था उसका असर तू भी नहीं रोक पाई। सेजल की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहने को हुई, लेकिन शशिकला जी ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, उस दिन मैंने पहली बार अपने वकील को बुलाया था। सोचा था अब उम्र हो चली है तो जो कुछ भी है उसे सही जगह बांट दूँ। मैं वकील से साफ कहा था कि मैं अपने आधी संपत्ति उन अनाथ बच्चों के नाम करना चाहती हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और बाकी आधी अपने बेटे और बहू के नाम। लेकिन वह दिन था, कोई दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था और वह था पवन। उसे यह बात गवारा नहीं हुई कि उसके हिस्से की दौलत किसी और को जाए, और फिर उसने वह किया जो कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। उसने मेरे खिलाफ योजना बनाई, मुझे रास्ते से हटाने की। यह बात सुनकर सेजल की आंखें फटी की फटी रह गई और रोती जा रही थी। उसे अभी यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने ऐसा घिनौना अपराध किया है। तभी शशिकला जी ने कहा,
मेरे वैसे तो लिखवाने के बाद उससे अगले ही दिन इसने मुझे कहा कि माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरे हिस्से की ज़मीन आप किसी और को नहीं दे सकती। तो मैंने इसे साफ शब्दों में कहा कि मैंने जो कह दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। तो इसने नया प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में हरिद्वार जाने की बात की तो मैं तो मना कर रही थी, लेकिन पवन ने जीत कर ली, माँ को साथ ले चलेंगे। उस समय मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई क्योंकि इससे काफ़ी दिन तक मेरे साथ बात नहीं की थी, पर फिर सोचा कि शायद बेटा बदल गया है। लेकिन नहीं, वह हरिद्वार की यात्रा नहीं थी, वह मेरी मौत की यात्रा थी। शशिकला जी की आवाज़ और थोड़ी काँप गई, लेकिन उनके शब्द अभी बाकी थे। गंगा जी की लहरों में इसने मेरा हाथ छोड़ दिया ताकि दुनिया समझे कि मैं फिसल गई, और फिर तस्वीर पर माला चढ़ा दी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है तो इंसाफ ज़रूर होता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पवन, जो अभी तक चुप था, फूट फूट कर रोते हुए शशिकला जी के पैरों में गिर पड़ा। शशिकला जी की आंखों में एक पल के आंसू तैर गए, पर अगले ही पल उनका चेहरा सख्त लाल हो गया। उन्होंने झटके से अपने पैर पीछे खींचे और गुस्से से बोली, खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से माँ कहा तो। वह सेजल, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, धीरे धीरे पवन की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की चिंगारी थी। तुम इतने गिर जाओगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे हर गुनाहों को सहकर तुम्हारी हर बदकिस्मती पर चुप रही, यह सोचकर कि शायद एक दिन तुम बदल जाओगे, मगर तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं निकले। तुम तो जानवर हो जिसने अपने ही जन्म देने वाली माँ को मारने की कोशिश की। अब कुछ रुपए और ज़मीन के लिए उसने उंगली उठाकर कहा, तुमने सिर्फ माँ का नहीं, मेरा भी विश्वास तोड़ा है। पवन का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से से सेजल पर हाथ उठाने ही वाला था। तभी, रुक जा पवन, शशिकला जी की चीखती हुई आवाज़ आई। तभी एक और जोरदार तमाचा पवन के दूसरे गाल पर पड़ा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जिस बेटे ने अपनी माँ की कदर नहीं की, वह कभी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता। आज मैं तुझे अपने घर से बाहर निकालती हूँ और यह मेरा आखिरी फैसला है। शशिकला जी ने दरवाज़ा खोला और सख्त लहजे में कहा, निकलते हो घर से या पुलिस बुलाऊं? पुलिस का नाम सुनते ही पवन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक पल के लिए रुककर सेजल की तरफ देखने लगा। शायद उम्मीद थी थोड़ी दया और थोड़ा अपनापन अभी बचा हो, लेकिन सेजल की आंखों में अब वह प्यार नहीं था, वह सिर्फ आक्रोश से भरी थी और टूटा हुआ विश्वास था। वह नज़रें जो कभी उसके लिए चिंता से भरी जाती थी, आज पत्थर की तरह कठोर बन गई थी। शशिकला जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया, जाओ, और अब अगर कभी इस घर के आसपास भी दिखे ना, तो अगली बार तेरे लिए सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जेल का फाटक भी खुलेगा। पवन की आंखों में आंसू थे, मगर अब वह आंसू किसी को पिघला नहीं सकते थे, बल्कि उसके अंदर की हार के थे। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल गया तो शशिकला जी ने दरवाज़ा बंद किया और सेजल की तरफ देखा। धीमे से बोली, बहुत सहा है तूने मेरी बच्ची, अब वक्त है सुकून का, अपने हिस्से की खुशियाँ जीने का। सेजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, वही उसे इस कदर तोड़ देगा। लेकिन आज शशिकला जी की गोद में सर रखकर उसे लगा जैसे वह टूटी हुई नहीं बल्कि और मजबूत बन गई है। शशिकला जी ने इस अपने सीने से लगाते हुए कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और बेटा, एक बात कान खुल कर सुन ले, मेरे मरने के बाद यह घर अब तेरा है। तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने वकील को बुलाया और अपनी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से को कानूनी रूप से अपनी बहू सेजल के नाम कर दिया। कागजों पर दस्तखत करते समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है और बेटी को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। बचा हुआ आधा हिस्सा उन्होंने एक अनाथ आश्रम के नाम कर दिया, जो सालों से बच्चों की सेवा कर रहा था। और रही बात पवन की, तो उन्होंने वकील के जरिए एक सख्त कानूनी नोटिस तैयार करवाई। इसके साथ एक स्थानीय अखबार में सार्वजनिक सूचना छपाई।
शशिकला देवी अपनी संपूर्ण मानसिक स्थिति में यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बेटा पवन अब मेरी किसी भी संपत्ति के दस्तावेज या अधिकारों में भागीदार नहीं रहेगा। मैं उसे अपनी संपत्ति से पूर्ण रूप से बेदखल करती हूँ। उससे मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। इस ऐलान के बाद शशिकला जी को ऐसा लगा जैसे दिल में एक बड़ा बोझ था जो अब हल्का हो गया है। अब हर सुबह सेजल के साथ बैठकर चाय पीती और दोनों मिलकर घर की सजावट के लिए छोटे छोटे बदलाव करती। शशिकला जी ने एक दिन मुस्कुराकर सेजल से कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस मोड़ पर मुझे एक बेटी मिलेगी। तू मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। सेजल ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और आपने मुझे वह माँ दी जिसकी गोद में सर रखकर सुकून मिल जाता है। दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। जो साथ दे, दुख में ढाल बनकर खड़ा रहे, वही अपना होता है। जिंदगी में कभी भी किसी के धोखे से तोड़िए मत। अपने दर्द को अपने ताकत बनाया, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। शशिकला जी और सेजल एक माँ बेटी की तरह मिलकर खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, और कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।